नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है वेरियस टाइप्स ऑफ वेव मोशंस, इस पर बेस्ड हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे टोटल जो है वो इस पर बेस्ड 20 प्रश्न, और ये पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 16। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 15, जो कि साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने की टाइमिंग है डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। चार ऑप्शन भी दिए थे, 100 डेसिबल, 30 डेसिबल, 80 डेसिबल या 120 डेसिबल। आपको बताना था इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 80 डेसिबल बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक जो है वो कहलाती है। तो इस पर बेस्ड यदि कोई और प्रश्न आए कि सामान्य स्तर की ध्वनि आपसे पूछी जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा 80 डेसिबल से कम होगी। तो ऑप्शन आपको काटने में जो है वो हेल्प मिलती है। तो जिसने ऑप्शन सी दिया था आंसर उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं आप अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि ध्वनि के पुनर्उत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। टाइटेनियम निडल जो है उसका यूज होता है, या क्वार्ट्स क्रिस्टल का यूज होता है, या लेजर बीम का यूज होता है, या बेरियम टाइटैनिक सिरेमिक का यूज होता है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लेजर बीम जो है वो सही हो जाएगा। बात हो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी की या ऑडियो प्लेयर की, तो दोनों के सेंस में आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर इनमें से कौन सा सही होगा। अब मैंने आपसे अभी क्या बताया था कि मानक ध्वनि स्तर पूछे या सामान्य पूछे तब आप किस ऑप्शन से काट सकते हैं। तब आप जो मैंने प्रश्न अभी दिया था 80 डेसिबल वाला, उससे ऑप्शन को काट सकते हैं। मैंने वो क्या बताया था कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है, तो 80 से अधिक की ध्वनि हानिकारक है। यानी कि यहाँ पर जब मानक ध्वनि की बात की गई है तो वो आपके सुनने की क्षमता के बराबर होगी। यहाँ पर 80 से जितने भी ज़्यादा ऑप्शन है सभी को काट दीजिए। 90 डेसिबल भी आपका कट जाएगा, 120 डेसिबल भी कट जाएगा और 100 डेसिबल भी कट जाएगा। बचा कौन सा 60, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता था, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन काट के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए 60 डेसिबल सही हो जाएगा, जो कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो होता है। ये कह सकते हैं कि हानिकारक जो है वो नहीं होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। दूसरा कह रहा है कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। गलत आपको छांटना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। और चौथा कह रहा है कि वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो कॉस्मिक किरणें आपकी सूर्य से तो उत्पन्न होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तरंगदैर्घ्य उनकी बहुत छोटी होती है, ये भी आपका सही है। बी सी में से आपको छांटना है कौन सा जो है यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये आपका जो है वो सही नहीं है कॉस्मिक किरणों के संबंध में। और यदि थोड़ा सा बात करें कॉस्मिक किरणों के बारे में, तो कॉस्मिक किरणें जो है आपकी उच्च ऊर्जा वाले जो हैं वो कण होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं अंतरिक्ष के जो बाह्य भाग होते हैं उसमें उत्पन्न होते हैं। और इनकी जो गति होती है वो लगभग प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो पाई जाती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, दाब विद्युत पदार्थ या ताप विद्युत पदार्थ। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो
तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है, दाब विद्युत पदार्थ। तो दाब विद्युत जो जनित्र है उसके अंतर्गत ये जो प्रक्रिया उसमें भी आता है। और जो बी वाला आपका ऑप्शन लिखा है लौह चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय आकारांतर जनित्र के द्वारा भी जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो उत्पन्न किया जाता है। तो उसमें लौह चुंबकीय जो पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रयुक्त तो आपको जो बी ऑप्शन मैंने बताया लौह चुंबकीय पदार्थ इसका जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा। पराश्रव्य क्या होता है? पराश्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होती है यानी कि पराश्रव्य जो शब्द आप कह सकते हैं उन ध्वनि तरंगों के लिए यूज किया जाता है जिनकी जो आवृत्ति है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो मनुष्य के जो कान होते हैं उसको नहीं सुन सकते हैं। साधारणतः अगर मनुष्य के सुनने की क्षमता को बताया जाता है तो कितना बताया जाता है? वो बताया जाता है 20 से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड। ये जो है जो मनुष्य है उसकी श्रवण शक्ति का परास होता है 20 से 20,000। तो 20,000 से जो अधिक आवृत्ति ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है वो मानव से भी जुड़ी हुई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए यही प्रश्न मैंने आपको बताया, बस आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। ये जो है वो हर्ट्स लिखा हुआ है। तो चार ऑप्शन है 10,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो मैंने अभी बताया पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनमें आवृत्ति की यदि बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अब छठा प्रश्न। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। द्रवों में नहीं चल सकती हैं, ठोस में नहीं चल सकती हैं, गैसों में नहीं चल सकती हैं या निर्वात में नहीं चल सकती हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेकर प्रैक्टिकल बेस्ड भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कोई निर्वात की स्थिति है और उसमें पूछ लिया जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष की यदि बात करें तो अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है, माध्यम तो है नहीं आपका। तो वहां पर यदि कोई बम विस्फोट जो है वो किया जाता है तो पूछा जाता है ध्वनि कितने किलोमीटर तक सुनाई देगी। तो आपका उत्तर होता है, कोई कहता है 2 किलोमीटर, कोई कहता है 1 किलोमीटर, पर ध्वनि तो सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि के तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रश्न में यहाँ ही यही चीज कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो जब निर्वात है तो इसी में नहीं चल सकती हैं। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने ये भी समझा कि इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। ध्वनि तरंगे जो है वो, प्रश्न वही है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं कि केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं या ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। अब प्रश्न में बदलाव ये किया गया है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं, प्रश्न का पूछने का तरीका बदल दिया गया। परंतु पहले वाला जो प्रश्न में आपने ऑप्शन निर्वात वाला पढ़ा उससे आप ऑप्शन को जरूर काट सकते हैं। बी वाला ऑप्शन कह रहा है निर्वात में चल सकती है, जिसको तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि मैंने बता दिया निर्वात में तो चल ही नहीं सकती। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ऐसा तो नहीं है, ठोस के अलावा गैस में भी चलती है, तो ए भी कट जाएगा, केवल गैस वाला भी कट जाएगा। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में जो है वो चल सकती है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न इसी प्रकार मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वेग महत्तम होता है। महत्तम का क्या कहने का मतलब है, आपने मैथ में पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हम किसे कहते हैं? एलसीएम कहते हैं लघुत्तम को, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटे से छोटी संख्या के लिए। महत्तम मतलब हम कहते हैं एचसीएफ को, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो हाईएस्ट महत्तम से आपने समझ लिया। अब यहीं पर पूछ रहा है कि ध्वनि का जो वेग होगा वो महत्तम यानी कि सबसे ज्यादा किस में होगा, धातु यानी कि मेटल में होगा, निर्वात यानी कि वैक्यूम में होगा, वायु यानी कि एयर में होगा या द्रव यानी कि लिक्विड में होगा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। धातु यानी कि मेटल में ध्वनि का जो वेग होता है वो
सर्वाधिक होता है, महत्तम होता है, सबसे ज्यादा होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। वही प्रश्न है, यहाँ भी प्रश्न वही है, ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिए गए हैं। द्रव में, निर्वात में, वायु में या धातु में, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से पहले वाला सेम वही प्रश्न, यहाँ पर भी वही सही हो जाएगा, यानी कि धातु जो है आपका सही हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग धातुओं में जो है वो अधिकतम होता है। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें भी धातु था, बस ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे जो है वो बदल दिए गए थे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये प्रपंच फिनोमिनॉन उदाहरण किसका है? जूल थॉमसन प्रभाव का, रमन प्रभाव का, कॉम्पटन प्रभाव का या डॉपलर प्रभाव का? अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी डॉपलर प्रभाव सही हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव होता क्या है? तो जब कोई भी आपका ध्वनि स्रोत और जो श्रोता है, ध्वनि स्रोत किसको कहते हैं? जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे कि यहाँ पर रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी एक ध्वनि स्रोत है, और श्रोता यानी कि जो व्यक्ति सुनने वाला है, इसके बीच आपेक्षिक गति होती है। जैसे क्या है इसमें गति हो रही है कि ट्रेन, रेलगाड़ी आगे जा रही है और फिर पीछे आ रही है, तो जो आपेक्षिक गति होती है, तो जो श्रोता जो है उसको जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। ये आपका डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट होता है। यही चीज प्रश्न में भी कह रहा है कि जब दूर जाती है तो जो सीटी की आवाज है वो घटती जाती है, जबकि जो रेलगाड़ी है वो पास आ रही तो सीटी की आवाज बढ़ रही है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? डॉपलर प्रभाव का है। यही जो है इन्होंने कहा था कि, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है सोनार में हम उपयोग करते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगों का, रेडियो तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी। उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सोनार में जो है यूज किया जाता है। सोनार का यूज कहाँ होता है? मैंने पहले आपको बताया था कि सोनार के द्वारा पानी में हुई जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाया जाता है, और पराश्रव्य तरंगे जो हैं इसमें यूज जो है वो की जाती हैं। एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं और आपको बता देता हूँ, सोनार के आविष्कारक। तो सोनार के आविष्कारक कौन थे? पॉल लैंगविन, ये जो है इसके आविष्कारक थे। तो पॉल लैंगविन जो है इसके जो है वो आविष्कारक थे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न कि कॉस्मिक किरणें जो हैं वो अनावेशित कण हैं, आवेशित कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आवेशित कण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 की माध्यमों जल, इस्पात और नाइट्रोजन, इसमें जो ध्वनि की चाल है उसको आपको आरोही क्रम में जो है वो बताना है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में आपको बताना है जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को। अब जो पहले हमने प्रश्न किए हैं उस पर बेस्ड आप यहाँ पर कुछ चीजें ट्रिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जल लिखा है, इस्पात लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, तो इसमें ठोस क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मेटल जो है उसमें ध्वनि की जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप इस्पात देख पा रहे हैं, यानी कि इस्पात आपका सबसे पहले आएगा। तो सेकंड नंबर पर सबसे पहले इनमें कौन सा आया है? पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी, तीसरे में भी नहीं, चौथे में, बस आपका यही बिल्कुल सही होगा। आगे ऑप्शन आपको नहीं भी पता है तब भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर वाला यानी कि इस्पात, फिर आपका आएगा पहला वाला यानी कि जल, और लास्ट में आपका आएगा नाइट्रोजन यानी कि तीसरे नंबर पे। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि ध्वनि के दांत व परावर्ती सतह के बीच
ये यहाँ पर दांत नहीं, यहाँ पर ये स्रोत होगा। तो अब सही है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 17 मीटर, 10 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन ए 17 मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिनको प्रतिध्वनि नहीं पता है वो भी मैं यहाँ पर बता दूं। प्रतिध्वनि क्या होता है कि कोई भी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि है जो है वो आगे जाकर कोई वस्तु से टकराए और वापस स्रोत के पास वापस लौटती है। जैसे आप देखते हैं पहाड़ पर आप चिल्लाए जाके ऊंचाई पर स्थान पे, तो आपको अपनी ही ध्वनि वापस से जो है वो सुनाई देती है, तो वो प्रतिध्वनि के कारण ही जो है वो होता है। तो वही यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि ध्वनि का जो स्रोत जहाँ से वो उत्पन्न हो रही है और परावर्ती सतह जहाँ से वो परावर्तित हो रही है उसके बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 17 मीटर ये दूरी होनी चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 15, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः जो है वो कितना है? 10 मील प्रति मिनट है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 330 मीटर प्रति सेकंड है या 3 × 10⁻10 जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ध्वनि का वायु में वेग जो है आपको अनुमानतः बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 330 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका रीजन क्या होता है ये आप पर पूछा गया है। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं या प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है या वे पराध्वनि तरंगे जो है वो निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। पराध्वनि मैंने आपको बताया है वापस लौट के टकरा कर उन्हीं के द्वारा जो है वो निर्देशित भी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये चमगादड़ है, चल रहा है, उसने यहाँ से पराध्वनि तरंगे भेजी, आगे किसी चीज से टकरा कर आई तो उसे समझ में आ गया कोई चीज आगे है तो वहां से उसे मुड़ना है। ये सारी चीजें आपको इसको चमगादड़ को जो है इस प्रकार से अंधेरे रातों में जो है वो उड़ने में हेल्प करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 17, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है: अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, अप्रगामी तरंगों की तरह या उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह जो है ये चलती है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में या लकड़ी में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि किस एक में ध्वनि की चाल जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनमें यानी इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी जल जो है हो जाएगा जिसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो है वो होगी। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में लास्ट में एक प्रश्न हम देखते हैं और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न ये है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह सारे टेलीग्राम पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगे। प्रश्न 19 आपका कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ग्रेनाइट में, हवा में, पानी में या लोहा में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर
किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है वो अधिकतम रहेगी। अब ऑप्शन काटना मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो आप काट सकते हैं, एक आप हवा ऑप्शन काट सकते हैं, एक आप पानी ऑप्शन काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस में आपकी गति जो है मैंने बताया था होती है अधिकतम, यहाँ पर ग्रेनाइट भी है, लोहा भी है। अब ग्रेनाइट और लोहा में आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लोहा जो है इसमें ध्वनि की गति जो है वो अधिकतम रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो है वो होनी चाहिए। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन 165 मीटर, बी ऑप्शन 165 मीटर, सी ऑप्शन 16.5 फीट और डी ऑप्शन 16.5 मीटर। तो इस पर बेस्ड मैंने ऊपर प्रश्न कराया भी था, उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो या इसको आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। वहां पर जो बताया था और यहाँ पर है थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर लगभग में वैल्यू दे रखी, वहां पर भी आपकी लगभग में दे रखी थी। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुपर टेट की, सोशल साइंस की भी, सीटेट की भी, सोशल साइंस की, साइंस की, EVS, कंप्यूटर सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैप्टर वाइज, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।